नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार साथियों। आइए मैं पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूं। देखिए इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इतने रुपये जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए काम लाई जाएगी। देखा आपने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने चुनाव से पहले, 2014 के चुनाव से पहले क्या कहा और 2014 के बाद क्या कहा। एक समय था जब वो उसको कालाधन बताते थे, लेकिन आज भारत की सरकार इसको कालाधन मानने से भी इनकार करती है। ब्लैक मनी के खिलाफ ऐसा कानून बना है कि अब हिंदुस्तान से कोई विदेश में रुपये भेजने की हिम्मत नहीं कर सकता है। कहां तो कहते थे कि देश में धन बाहर नहीं जाएगा, हम ऐसे सख्त कानून बना दिए हैं, लेकिन 2021 के बाद ये सबसे ज्यादा धन स्विस बैंकों में भारत के लोगों ने जमा किया, भारत की कंपनियों ने जमा किया। वो 3 गुना हो गया है 2021 के बाद, और वो बढ़कर 37,600 करोड़ हो गया है। और अगर आपको याद होगा, एक समय लाला रामदेव वो कहते थे कि विदेशों में स्विस बैंक में 400 लाख करोड़ से भी ज्यादा भारत का धन है, और वो भारत में आएगा तो भारत अमीर हो जाएगा, भारत के से गरीबी दूर हो जाएगी, लोगों की तनख्वाहें बढ़ जाएगी। वही लाला रामदेव जो सूट सलवार पहन के रामलीला मैदान के मंच से भागे थे। तो आज इन मुद्दों पे भी चर्चा मैं समझता हूं कर लेनी चाहिए कि 2011 का वो आंदोलन क्या था, कौन लोग थे जो आंदोलन में भूख हड़ताल पर बैठे थे। अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, ये सब लोग किसके लिए काम कर रहे थे? क्योंकि जब स्विस बैंकों में 3 गुना पैसा बढ़ गया भारत के लोगों का, तो 3 गुना बढ़ने के बाद आज अन्ना हजारे चुप क्यों? आज रामदेव चुप क्यों? और जो लोग रामलीला मैदान में उस आंदोलन में थे, वो आज चुप क्यों है? इस षड्यंत्र को समझना बेहद जरूरी है साथियों। मैं आज आपके सामने इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश करूंगा। ये वही मनुवादी मीडिया है। जब बीएसपी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, तो मूर्तियों की बात को लेकर, अंबेडकर पार्क की बात को लेकर इन्होंने इतना हल्ला मचाया, इस मुख्य मीडिया ने इतना माहौल बनाया जैसे कि वही सरकार है जो गलत काम कर रही है। और यह भी शोर मचाया कि जाटवों को लगा दिया। और इसके बाद जब सपा की सरकार बनी तो इन्हीं मनुवादी मीडिया ने शोर मचाया कि अखिलेश ने सारी मुख्य पोस्टों पर यादवों को लगा दिया। लेकिन आज जब योगी जी की सरकार है और सारी मुख्य पोस्ट पर ठाकुर लोग लगे हुए हैं, तो इसके ऊपर देश का ये मुख्य मीडिया, सोकॉल्ड मुख्य मीडिया चुप क्यों? अब तो कुछ नहीं बोल रहा मीडिया, अब तो आरएसएस कुछ नहीं बोल रही। तो इस सच को जानना और परखना जरूरी है कि ये सब खेल क्या है। एक्चुअली जिसको मुख्य मीडिया समझते हैं वो मुख्य मीडिया है ही नहीं। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लिए काम करते हैं। चूंकि 2011 का वो आंदोलन, अन्ना आंदोलन, वो कोई अन्ना आंदोलन नहीं था। उसमें मुख्य रूप से 3 ही तो मुद्दे थे जिसको लेकर आंदोलन किया। एक था काला धन वापस लाएंगे, दूसरा था भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, और तीसरा था लोकपाल। आज लोकपाल की क्या स्थिति है? और काला धन स्विस बैंकों में 3 गुना बढ़ गया, और भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पिछली सरकारों से कई गुना ज्यादा बढ़ गया। आज अन्ना हजारे न काले धन पे बोलते हैं, न करप्शन पे बोलते हैं, और न लोकपाल के ऊपर बोलते हैं। और रामदेव का तो आपने देखा ही होगा मीडिया वाले से किस तरह बात की थी उन्होंने कि मेरी पूछ पाड़ेगा क्या। यानी जो काले धन को लाने की बात करते थे वो आज चुप क्यों है? एक्चुअली वो पूरा का पूरा आंदोलन, जिसमें 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल ब्लॉक घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, ये फर्जी घोटाले गढ़े गए, और ये गढ़े गए आरएसएस की वर्कशॉप में।
इसमें आरएसएस बीजेपी शामिल थे। इन लोगों ने मिलकर एक षड्यंत्र किया। यहां तक कि यूपीए की सरकार में बैठे हुए भी कुछ लोग आरएसएस के लिए काम कर रहे थे, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि सरकार को भनक तक भी ना लगी हो। उनके खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र हो गया कि तीन फर्जी घोटाले, कोल ब्लॉक घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, इन घोटालों को रूप में एक बहुत बड़ा प्रचार किया गया, जैसे पूरा देश भ्रष्ट हो गया है, जैसे पूरी सरकार केवल भ्रष्टाचार कर रही है। और उन्हीं घोटालों के जिनको इतना प्रचार किया, उन सारे केसेस को या तो सीबीआई ने खुद क्लोजर रिपोर्ट दे दी, या फिर कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं है, कोई सबूत ही नहीं मिला। एक्चुअली कोई घोटाला हुआ ही नहीं था। यह सब आरएसएस बीजेपी ने कांग्रेस को खत्म करने के लिए एक साजिश रची थी, और उसमें पैसे के दम पर कुछ उद्योगपतियों ने मिलकर तमाम मुख्य मीडिया चैनल को इस्तेमाल करके उन सबको भारतीय जनता पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए काम पे लगा दिया। बहुत मोटा पैसा दिया गया, इतना मोटा पैसा दिया गया कि देश के सबसे ईमानदार नेता, सामाजिक न्याय के योद्धा, जननायक राहुल गांधी जी को तो पैसे के दम पर इतना पैसा खर्च करके पप्पू बना दिया। आज संसद की स्पीचेस सुनिए, पूरे देश में हर मुद्दे पे आप उनकी स्पीचेस सुनिए तो लगेगा कि कोई इंटेलेक्चुअल आदमी बोल रहा है, और देश के जब प्रधानमंत्री बोलते कभी लगता है कि कोई पढ़ा लिखा आदमी बोल रहा है। अंतर समझिए कि किसको खत्म करना है तो किस तरह झूठ का पुलिंदा तैयार किया जाता है, किस तरह षड्यंत्र किया जाता है, एक काबिल और ईमानदार आदमी को पप्पू बना दिया जाता है। और ये सब काम ये मनुवादी मीडिया जो बीजेपी आरएसएस के लिए काम कर रहा है, ये करता है। और इनको पैसे का पूरा ताकत उद्योगपतियों से मिलती है, और बीजेपी की केंद्र की सरकार उन्हीं चुनिंदा उद्योगपतियों को अरबों खरबों बनाने में लगी है। पूरी ताकत सरकार की उनको पैसा कमाने में लगी है। क्योंकि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल ब्लॉक घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला सब खत्म, कुछ हुआ ही नहीं। ना काले धन पे कोई बात है, ना लोकपाल पे कोई बात है। सिर्फ इनसे अलग किसी की सरकार बनेगी तो ये उसको बदनाम करेंगे। मायावती जी की सरकार बनेगी तो उसको बदनाम करेंगे, अखिलेश जी की सरकार बनेगी तो उसको बदनाम करेंगे, जहां कांग्रेस की सरकार बनेगी उसको बदनाम करेंगे। लेकिन बीजेपी की सरकारों में जितने घोटाले हो रहे हैं, और कालाधन 3 गुना विदेश में बढ़ गया, जो बार बार चीख चीख के कहते थे हम कालाधन वापस लाएंगे, सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे, आज वो चुप क्यों है? और आरएसएस चुप क्यों है, वो भी तो जवाब दे। रामदेव, लाला रामदेव योग कराते कराते इतनी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक बन गए, तो क्या सारा षड्यंत्र केवल धन कमाने के लिए बना था? तो काले धन के संरक्षक कौन है? देश की डेमोक्रेसी के हत्यारे कौन है? देश के लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाकर भ्रष्टाचार खत्म करने का, नई तरह की राजनीति करने का, लोकपाल लाने का, काले धन को भारत में वापस लाने का सपना किसने दिखाया? और इतने तमाम सपने दिखाने वाले लोग जिन्होंने लोगों के सपनों का कत्ल किया, इनको सजा क्या मिलेगी? इनको सजा कौन देगा? और जिन मीडिया चैनलों पर 24 घंटे टीवी पे न्यूज चलती थी, पूरा आंदोलन चलता था, कोल ब्लॉक, काला धन, 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ, इतने सारे फर्जी घोटाले बना के जो मीडिया चैनल रात दिन पी पी कर पानी कोसते रहते थे, आज क्या उन मीडिया चैनल के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? क्या उन्होंने देश के साथ गद्दारी नहीं की? केवल एक पार्टी को खत्म करने की साजिश रची, आप खत्म नहीं कर पाओगे। सच सच रहेगा, झूठ झूठ रहेगा। मैं तो तमाम देश के लोगों से आह्वान करता हूं, इन सोकोल्ड मुख्य मीडिया चैनलों को देखना बंद करिए। ये देशद्रोही हैं, धोखेबाज हैं, इन्होंने देश के साथ गद्दारी की है, इन्होंने अपने चैनल के माध्यम से देश के सामने झूठ परोसा है। ऐसे लोगों को अगर जनता ने सजा नहीं दी, अगर इन चैनलों को देख के फिर आप इन व्यूअरशिप बढ़ाओगे, तो ये फिर देश के साथ गद्दारी करेंगे, फिर धोखा करेंगे। डेमोक्रेसी के लिए ये लोग खतरा हो गए हैं। बाकी फैसला आपको करना है, क्योंकि वो पूरा आंदोलन 24 घंटे टीवी पे चलता था, उसका हश्र क्या हुआ? राजनीति देश की बदली क्या? भ्रष्टाचार खत्म हुआ क्या? काला धन वापस आया क्या? लोकपाल का क्या हुआ? क्या देश की जनता को इन सारे मुद्दों को जानने का हक नहीं है? तो यह सवाल मैं देश की जनता के सामने छोड़ता हूं। फैसला आप कीजिए। आपके बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है। शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है, आपके बच्चों से शिक्षा छिन गई है। पिछले 15-20 सालों में 2 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए। सारे सरकारी संस्थान बेच के आपके नौकरी के अवसर खत्म कर दिए।
ये पूरे देश के लोगों को गरीब बनाए रखना चाहते हैं। अब आपको फैसला करना है कि ऐसे लोगों को क्या सजा देनी है।